साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों कई बार ये क्वेरी आती है आपकी कि लड़की ने झूठा केस किया मेंटेनेंस का और हमें कार्रवाई करनी है उसके घर वालों पे कंसर्निंग टैक्स एवेजन पिटिशन, तो हम करें या ना करें, करें तो कैसे करें, क्या कोई नया मेथड भी अवेलेबल है जिसके जरिए हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। साथियों देखो, हर आदमी अपनी मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता है, पर जो ग्रीड है, जो स्थितियां हैं जिसके चलते विवाद हो जाते हैं, विवाद गंभीर भी हो जाते हैं, मामले जो है कोर्ट तक पहुंचते हैं और हर आदमी चाहता है कि अपना बेस्ट से बेस्ट फुटफॉल जो है रखना ताकि वो कंसर्न मुकदमे में जीत जो है दर्ज करा सके। बेसिकली वी आर फाइटिंग नॉट फॉर व्हाट इज राइट, वी आर फाइटिंग फॉर आवर ईगो एंड डिसाइडिंग हु इज राइट। भी बेसिकली पुरुष जो है पड़ताड़ित है, ये बात भी सही है, उनके लिए कानून नहीं है। तो जो कानून में रेमेडीज हैं अवेलेबल वो क्या है उन्हें नहीं पता है, जिस कारण से वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो मैं उन पर्सपेक्टिव में आपको वो चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं जिसके मार्फत से आप आगे बढ़ सकें और एक बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष जो है रख सकें। साथियों अगर आप प्लान कर रहे हैं टैक्स इवेजन पिटिशन को तो ये आइडिया जो है ड्रॉप कर दो। हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है रीअसेसमेंट का, जिसके लिए परमिशन है कानून में। कानून है इनकम टैक्स एक्ट 1960। बात की शुरुआत करने से पहले आपको मैं स्पेसिफिक करना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट है दिनांक 16/4/2025 का, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर पक्षकारों के मध्य सिविल डिस्प्यूट है और कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख रुपए से ऊपर है और अनअकाउंटेड है, उसका कोई भी सोर्स नहीं है, देन ये ड्यूटी है कंसर्न कोर्ट की टू रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न आईटीओ, ताकि आईटीओ जांच करके अपना रिपोर्ट जो है सौंप सके। कोर्ट ने इस तरह की स्थिति को सेक्शन 269 एसटी इनकम टैक्स एक्ट का उल्लंघन बताया। तो बेसिकली क्या करना है, कैसे करना है, इसको अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप एक नोटबुक जो है पास में रखिए, एक पेन या पेंसिल जो है आप रखिए, ताकि मैं जो कुछ बताऊं आपको वो पहले समझिए, उसके बाद जो है आपको नोट डाउन करना है। साथियों बेसिकली शादी जब होती है ना, उसमें दोनों ही पक्षकार जो है खर्चा करते हैं, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर एक शादी में खर्चा आ रहा है 20 लाख रुपए अनुमानित, तो जो खर्चा होगा लड़की वालों का वो होगा 7 से 8 लाख रुपए, और जो खर्चा है लड़के वालों का वो हो जाएगा करीबन 12 से 13 लाख के बीच में, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद भी जब पिटिशन फाइल होती है मेंटेनेंस की या डोमेस्टिक वायलेंस की या डाउरी हेरेसमेंट की, तो लड़कियों का एक सैड डायलॉग है कि हमारे माता पिता ने बढ़ चढ़ के दान देज दिया है, हमारे माता पिता ने शादी में 25 लाख, कुछ लिखती है 50 लाख, कुछ लिखती है 75 लाख, कुछ लिखती है करोड़ में जो है खर्च किया। अल्टीमेटली जो भी सामान शादी में दिया वो हमारे जो पति देव हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो खा गए। इन पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ मुझे भारी भरकम मेंटेनेंस जो है दिलाया जाए, जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं। साथियों मैंने अपनी एक वीडियो में कंटेंट के अंदर आपको ये स्पष्ट किया था कि 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एंड एस का ध्यान से पढ़िएगा। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक पिता भी अपनी मैरिड डॉटर को मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड है अगर पति के पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो। क्लियर है बात ये। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि कानून जो है पढ़ना पड़ेगा अपने को। कानून नहीं पढ़ोगे तो आपको राहत भी नहीं मिलेगी। तो पहला अटैक है अपना सेक्शन 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एंड एस, ताकि जो लायबिलिटी हमारे कंधों पे है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 144 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसको अपन वेव आउट कर सके, इसको अपन सेट ऑफ कर सके। क्लियर हो गया अपने को। दूसरी बात है कि जब भी पिटिशन आपके घर पे आ रही है तो आप घबराए नहीं, आप तसल्ली से पिटिशन को पढ़ें। शुरू के 2-3 पैरास में यह लिखा ही जाएगा कि बढ़ चढ़ के दान देश दिया, शादी में लाखों रुपया खर्च कर दिया, और ये सारा आर्टिकल जो है मेरे ससुराल पक्ष के लोग जो है खा चुके हैं। अब छोटी सी बात समझिएगा कि जो भी खर्चे शादी में होते हैं, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। वो हमारे कैसे खर्चे हैं? पर्सनल एक्सपेंडिचर, व्यक्तिगत खर्चे। व्यक्तिगत खर्चों पर कोई भी छूट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिल सकती। मेरी बात नहीं माननी, धारा 28 इनकम टैक्स एक्ट का आप पढ़ लीजिए, इवन अपने सीए से पूछ लीजिए
कि अगर मैं खर्चे करता हूं व्यक्तिगत कैपेसिटी में तो क्या ये खर्चे एग्जेम्प्टेड होंगे? उत्तर होगा नहीं। जो आपके प्रोफेशनल खर्चे हैं, जो आपके खर्चे हैं बिजनेस के, केवल वो ही माफ होंगे। क्लियर है बात? है तो अपने को एक चीज क्लियर हो गई कि जो भी खर्चे मैरिज में हो रहे हैं इन पर कोई भी छूट नहीं है। ये खर्चे जो है किसी भी रूप में दायित्व मुक्त नहीं करेंगे अगली पार्टी को। दूसरी बात है कि जो भी खर्चे बताए गए हैं वो टोटल कितने हैं उनको लिख लीजिए। कई बार खर्चा आएगा 25 लाख प्लस 20 लाख रुपए आर्टिकल्स के, मोटा मोटा हो गया 45 लाख रुपए। इसका मतलब एक ही फाइनेंशियल ईयर में ये खर्चा किया गया। मोटी मोटी बात यह है कि अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में खर्चा है तो उसका सोर्स क्या है? क्या उस फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया और खर्च किया गया? ये आप लिख लीजिए। या किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमाया गया उसको जो है खर्च किया गया। तो रेवेन्यू लॉस हुआ है या कैपिटल लॉस हुआ है, इसको भी आपने को आइडेंटिफाई करना है। तीसरी बात है कि जिन लोगों के द्वारा खर्चा बताया गया है वो लोग कौन है? अगर स्पेसिफिकेशन नहीं है, लड़की को आपको नोटिस देना पड़ेगा, स्पेसिफिक करवाना पड़ेगा। ये जरूरी इसलिए है कि जिन लोगों ने खर्चा किया है क्या उनका प्रॉपर आईटीआर है या नहीं है। खर्चा हो गया, आईटीआर नहीं है, इट इज कॉजिंग अ डाउट। जिस कंडीशन में सेक्शन 69C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। इट सेज दैट कि अगर खर्चा आपका है, प्रॉपर सोर्स नहीं है, तो खर्चे को ही इनकम मान के लायबिलिटी को निर्धारित किया जाएगा बाय द कंसर्न असेसिंग ऑफिसर। क्लियर है बात? ये इसके अलावा जिन जिन दुकानों से आर्टिकल लिए गए उनका प्रॉपर इनवॉइस है या नहीं है, इसको भी जो है आप चेक कर लीजिए। अगर लड़की ने आपको इनवॉइस प्रोवाइड नहीं करे तो ये मांगिए कोर्ट के अंदर, जिसके लिए आप ऑर्डर 11 रूल 12 CPC या सेक्शन 94 BNSS पे लड़ाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ साथ लड़की का जो एडमिशन है, क्या एडमिशन है भाई? कि मेरे माता पिता ने शादी में खर्चा किया बढ़ चढ़ के, क्लियर है, 25 लाख या 50 लाख रुपए भी जो है खर्च किए हैं, इसके अलावा ज्वेलरीज दी हैं। ये स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट बिफोर अ जज। स्टेटमेंट राइटिंग में, पिटिशन साइंड बाय द कंसर्न लेडी है, सपोर्टेड बाय एफिडेविट है। तो ऐसे सिनेरियो में ये कंसर्न स्टेटमेंट जो है एडमिसेबल है सेक्शन 15, सेक्शन 121 BSA के तहत, जिसका भी जो है अपन बेनिफिट लेंगे। बाद में वो इस स्टेटमेंट को ना तो विड्रॉ कर सकती है ना ही टर्न डाउन कर सकती है। शी इज बाउंड टू रिटेन द स्टेटमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ थ्योरी ऑफ एडमिशन एंड स्टॉपर। क्लियर हो गया अपने को? साथियों, जब इस तरह का पिटिशन आएगा, चाहे वो डाउरी हैरेसमेंट में है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस में है, चाहे 125 CRPC में है या 144 BNSS में, तो ये एडमिशन आने के बाद में आपको लीगल नोटिस जो है सर्व करना है लड़की को और उसके घर वालों को। बेसिकली व्हाट इज योर सोर्स, हाउ यू एक्सपेंड, फ्रॉम वेयर यू हैड परचेज आर्टिकल, गिव अस अ प्रॉपर डिटेल विद ऑथेंटिकेशन एंड स्पेसिफिकेशंस। अगर वो नहीं दे रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इट इज इंडिकेटिंग देयर कॉन्टेंट, जो कि रिलेवेंट है धारा 8 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। साथियों, एक बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो आरोप जो है उसको प्रूव करना है, जिसके लिए प्रोटोकॉल जो है दिए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो आरोप को साबित करने के लिए उसका ये दायित्व भी है कि जो प्राइमरी एविडेंस है उसको भी जो है वो कोर्ट में रखे। अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं रखी जा रही है देन इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, बट वी में आस्क व्हाट एविडेंसेस आर यू हैविंग विद यू। सबसे प्राइम एविडेंस है आपका सोर्स ऑफ अर्निंग। दूसरा है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया वो कैसे किया, कैश विड्रॉ किया या यूपीआई ट्रांसफर किया। तीसरी बात, बिल वो प्रॉपर है या नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट तक ले आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। चौथी बात है कि जो खर्चे किए वो किसने किए, किसकी पॉकेट से हुए, क्या उसने रिटर्न फाइल किया या नहीं किया, और रिटर्न में क्या वो खर्चे शो है या नहीं है। भाई भले ही वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, आपको एग्जाम्पशंस नहीं मिल रहे हैं, बट दे आर रिक्वायर्ड टू बी शो इन द रिटर्न्स। क्लियर हो गया अपने को? अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आर्टिकल लिए जहां से लिए उन दुकानों का प्रॉपर नाम है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सिंपल जो है रसीद है पर ना तो नाम है दुकान का, ना उसका एड्रेस है, ना फोन नंबर है, ना ही कोई ईमेल है, ना ही कोई सिग्नेचर है किसी के, साइन किसी ने ऐसे जो है उसको कर दिए पर्ची के ऊपर, तो वो नहीं चलेगा। वी नीड अ प्रॉपर बिल सो दैट लायबिलिटी अंडर लॉ कुड बी डिटरमिन। देखो, अगर हम सिंगल लॉ पे काम करेंगे ना तो हमको राहत नहीं मिलेगी, हमको मल्टीपल जो है अटैक करना पड़ेगा। वी हैव टू अटैक एज पर GST, एज पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट।
या मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि लड़की का जो पिताजी है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अर्निंग जो है बहुत ही कम है, और शादी में कर दिया खर्च 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया। आप ये ध्यान रखिएगा कि बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट ही इज रिक्वायर्ड टू शो द सेड एक्सपेंडिचर टू डिपार्टमेंट एज वेल। अगर उस खर्चे का ब्यौरा नहीं है उसके पास में, ये खर्चा आपने कहाँ से किया, देन ये मान लिया जाएगा कि आपने ये असेट जो है अर्न कर लिया, जो कि डिस्प्रपोर्शनेट है टू योर नोन सोर्स ऑफ इनकम। आप सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पी स्टेट में कार्रवाई कर सकते हैं। करना क्या है, सारा प्रूफ है अपने पास में, एडमिशन है अपने पास में, जस्ट गो टू सीबीआई और एंटी करप्शन एंड मेक अ रिपोर्ट, तो आप घेराबंदी कर सकते हो। अगर उसके पिताजी जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है, भाई तो होगा, बहन होगी, या उसकी मदर होगी, कोई तो घर में होगा लोक सेवक, मेक क्या अटैक, क्लियर है बात। दूसरा है अटैक फ्रॉम द एंगल ऑफ जीएसटी। भाई अगर उनकी काफी अर्निंग है, एक ही साल में हो रही है, बट उनका जो सेक्टर है वो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी, मींस इन केस ऑफ सर्विस, अगर जहां आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, क्लियर है। जहां आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है इन केस ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन जो है रिक्वायर्ड है। पर इतना ज्यादा अमाउंट जो है देना बताया शादी में, क्लियर है, तो इसका मतलब आपकी अर्निंग तो है, पर वो अर्निंग जो है छुपा ली आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो ऐसे सिनेरियो में उनके एडमिशंस के बेसिस पर आप रिपोर्ट करो, कार्रवाई होती ही होती है, ये बात जो है मांग के चलेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप शादी करो ना, लड़की का पैन कार्ड डिटेल आपके पास में होना चाहिए। अगर वो डिटेल आपके पास में है तो काफी राहत मिलती है। कई बार क्या था कि अपन लोग कंप्लेंट डालते हैं इवन इन इनकम टैक्स, तो वो लोग जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, सिरे जो है पकड़ नहीं पाते। तो कम से कम अगर प्रॉपर नंबर होगा अपने पास में, तो वहां पर कार्रवाई करना भी जो है अपने को ईजी रहेगा। क्लियर हो गया अपने को। अब रही बात इनकम टैक्स की, तो अपने को टैक्स इवेजन पिटिशन जो है अवॉइड करना है। अपने को क्या करना है आप समझ लीजिए, आपको नोटिस देने, आपको रिलाई करना है ऑर्डर 11 रूल 12 सीपीसी पे, आपको रिलाई करना है सेक्शन 94 BNSS पे। इसके अलावा आपको रिलाई करना है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रजनेश वर्सेस दिया। क्योंकि जब लड़की को आप नोटिस दोगे, इस बात की संभावना है कि लड़की रिप्लाई नहीं करे, या इस बात की संभावना है उनके वकील साहब ये लिख दें रिप्लाई में कि आप हो कौन पूछने वाले। बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इवन इन द कंसर्न एफिडेविट दैट इज गिवन इन लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका टाइटल है रजनेश बनाम नेहा, उसमें भी ये इंपेरेटिव है डिस्क्लोज करना अपनी असेट, अपने खर्चे, अपनी इनकम के बारे में। तो हम तो पहले ही पूछ रहे हैं आपसे, ताकि आप इंफॉर्मेशन को जो है मिसप्रीट ना कर पाए और कंसील ना कर पाए। इसके अलावा सोर्स इंफॉर्मेशन भी उसको जो है बताने पड़ेगी। रेवेन्यू जो कन्वर्जन हुए असेट में वो जो है बताने पड़ेंगे, ताकि हम इफेक्टिव रूप से सही निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में, अदरवाइज हमें ही जो है ट्रबल होगा। भाई कोर्ट के अंदर तो ठीक है अपनी अपनी प्रोसीडिंग्स हैं, पर कोर्ट के बाहर भी एरिना है, उसमें जो है आपको हिट करना पड़ेगा। साथियों जब नोटिस की कार्रवाई कर दी, सारे आपने जो है वर्कआउट कर लिए, उसके बाद कंप्लेंट डालना है आपको कंसर्न आईटीओ को एज पर सेक्शन 148 147 ऑफ आईटी एक्ट। इसके अलावा रिपोर्ट करना है मैटर टू द कंसर्न कोर्ट कि इस लड़की ने एडमिशन दिया कि शादी में उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च करा, सारा खर्चा कैश में है, कोई इसके पास बिल नहीं है, कोई इसके पास अकाउंट नहीं है, नोटिस दे दिया हमने, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अल्टीमेटली एडवर्स प्रिजम्पशन इज टू बी ड्रॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 444, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द नोटिस ऑफ एडवोकेट अमाउंट्स टू एडवर्स प्रिजम्पशन। तो इस बात को जो है विशेषता आप जो है ध्यान में रखिएगा, जो आपको मैं नोट डाउन करवा रहा हूँ। सर जब कार्रवाई करेंगे आप, तो इंक्वायरी जो है स्टार्ट होती है, ये मांग के चलेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस भी जो है करता है डिपार्टमेंट, ये जो है मांग के चलेगा। एक तरफ से कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, एक तरफ से आप भी कार्रवाई कर रहे हो। और कॉपी कहाँ भेजनी है अपने को, कमिश्नर इनकम टैक्स, कंसर्न फाइनेंस मिनिस्टर को, हर अथॉरिटी को जो डील करता है इन द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ आवर कंट्री। जब कभी आप शिकायत डालोगे, वी हैव टू वेट, क्योंकि ये शिकायत चलती रहती है, अल्टीमेटली इन पे जो है कस जाएगा शिकंजा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कार्रवाई नहीं करी तो अल्टीमेटली ये लोग बच के निकल जाएंगे, और अल्टीमेटली ये लोग अपने झूठे गवर्नमेंट्स का जो है गलत या नाजायज फायदा लेकर के हमको ही जो है परेशान करेंगे। हमारी चुप्पी ही हमारी बर्बादी का जो है सबसे बड़ा कारण है। मैं कई बार देखता हूँ फेसबुक पे रील्स आती हैं कि शादी को 7 दिन हुए, लड़का दे रहा 20 लाख रुपए, शादी को महीना भर हुआ, दे रहे भाई 30 लाख रुपए। ऐसा क्यों? क्या आप गलत हो? क्या आप बुरे हो? नहीं हो ना। तो इसलिए हमेशा ही जोर देना है अपने को प्लानिंग्स के ऊपर। प्लानिंग नहीं कर पाए, शादी हो गई, डिस्प्यूट भी हो गया, नाउ वी हैव टू वर्क आउट ऑन पोस्ट इंसिडेंटल मेजर्स। तो पहला मेजर क्या है कि हमें कार्रवाई करनी है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में विद जीएसटी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू एम्फेसाइज
एज पर द एंगल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। साथियों एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि अगर उनको रिटर्न ही फाइल नहीं है तो उनको फिर कोई स्कोप नहीं मिल रहा है 143 सब क्लॉज 2, 143 सब क्लॉज 3 आईटी एक्ट का, इट विल सेक्शन 142 ऑफ द आईटी एक्ट। सीधा जो है उन पर कार्रवाई यही होगी कि भाई आपका रिटर्न नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा है, तो ऐसे स्थिति में आपका इनकम का सोर्स क्या बताइए। क्वेश्चनरीज में अगर वो स्पेसिफिकेशन नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में इनको नोटिस आना ही आना है 148 147 का, और फिर इनको ना केवल देनी होगी पेनल्टी, अभी तो भारी भरकम टैक्स, तो इनके लिए बहुत जो है ट्रबल होगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पिटिशंस को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 68 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की जो मूल भावना है उस पर काम करना पड़ेगा, जो ये कहता है कि द सोर्स मस्ट बी अनएक्सप्लेन्ड। अगर सोर्स को एक्सप्लेन करने की स्थिति में है तो फायदा नहीं मिलेगा आपको। पर 90% केसेस में क्या होता है कि जो कंसर्न एडवोकेट साहब हैं वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को लिखने का प्रयास करते हैं, क्लियर है, ताकि बेनिफिट्स जो है मिल जाए कंसर्न पार्टीज को। इसलिए कई बार ये कहा भी है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि एडवोकेट शुड अवॉइड सच प्रैक्टिस, क्लियर है। जो बात जेन्युइन है वो लिखें, क्योंकि आपका लिखा हुआ गलत वाक्यांश आपकी पक्षकार के लिए बहुत घातक स्थितियां जो है पैदा कर सकते हैं। भाई इसमें तो क्या है, जो मर्जी लिख दो कि ये सोना दिया, ये चांदी दिया, ये हमने जो है जेवरात में दिया है, पर अल्टीमेटली सोर्स नहीं है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, इट माइट क्रिएट अ बिग ट्रबल। अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा होता है कि मेंटेनेंस केस में कि लड़के लिखते कि अपने भाई से ले रही हूँ मेंटेनेंस, या मेरा भाई जो है मुझे पाल रहा है, जिम्मेदारी पति की है पर उठानी पड़ रही मेरे भाई या मेरे पिता को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये एडमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर सेक्शन 69D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ भी आप कार्रवाई जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि यू हैव टू एम्फेसाइज ओनली ऑन अ सिंगल फॉर्मूला दैट इज प्रोपाउंडेड इन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, जिसका नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस KR पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड। जजमेंट है 31 मई 2025 का। इसमें स्पेसिफिक किया गया कि जहां पर स्पेकुलेशंस है, जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसका ब्यौरा नहीं है, स्थितियां जो है अनएक्सप्लेन्ड है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इनकम को जो है छुपाया गया, कंसील किया गया टू इवेट टैक्स लायबिलिटी, वहां पर एक्शन जो है जस्टिफाइड है सेक्शन 147 148 आईटी एक्ट में। पर अगर सामान्य आरोप है देन एक्शन जो है अपने आप में ही इलीगल होगा। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप एडमिशंस पे जोड़ दो, जितना एडमिशंस होगा बाद में ये लोग एस्केप नहीं हो पाएंगे, इनके लिए जो है ट्रबलसम इशू होगा, क्लियर है बात ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक इंपॉर्टेंट एंगल से आपको समझाने का प्रयास किया हाउ टू डू काउंटर अटैक ऑन दोज हु आर अफेक्टिंग और हैड बीन अफेक्टेड आवर हैप्पीनेस। अगर उन्होंने हमारी खुशियां उजाड़ी हैं तो हम उनको भी जो है कुछ नहीं रहने देंगे, पर तरीका लीगल होगा। हमें कोई भी गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाना है जस्ट टू हैरेस देम। जो भी तरीके होंगे हमारे होने चाहिए लीगल, ताकि हम ढंग से प्रोसीड कर सकें, अपने राइट्स को जो है सिक्योर कर सकें, क्लियर है बात ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक को जो है मैंने क्लियर किया। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।